हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटना का डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग कुल एक वर्ष के राष्ट्रीय घटना को देखेंगे और वैसे पॉइंट को देखेंगे जो ज़्यादा चर्चा में रहा था। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टोटल एक वर्ष का करेंट अफेयर। पहला सवाल है, 25 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किन शहरों के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून से लेकर नई दिल्ली। तो उत्तराखंड की जो पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई वो देहरादून और दिल्ली के बीच चलाई गई। नेक्स्ट देखेंगे, आप लोग इसे भी याद रखेंगे, उत्तराखंड को 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाला राज्य घोषित किया गया है। अब देखेंगे रेल से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला है, पहली वंदे भारत ट्रेन जो है यह चलाई गई थी वाराणसी और दिल्ली के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट है, पहली भारत गौरव ट्रेन। भारत गौरव ट्रेन जो पहली थी वो चलाई गई थी कोयम्बटूर और शिरडी के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट है, पहली ऑक्सीजन ट्रेन जो चलाई गई थी कोरोना काल के दौरान वो विशाखापट्टनम और मुंबई के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट है, पहली किसान ट्रेन, ये चलाया गया था महाराष्ट्र और बिहार के बीच चलाया गया था। और नेक्स्ट है, पहली वाटर मेट्रो। तो पहली वाटर मेट्रो ये चलाया गया था कोच्चि केरल में चलाया गया था। और हाल ही में ये सवाल पूछा गया था कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कहाँ चलाया गया? तो ये कोलकाता में हुगली नदी के नीचे सुरंग बनाकर पहली अंडर वाटर मेट्रो चलाया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ये जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। और जया वर्मा सिन्हा जो है रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ के पोस्ट पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है, इसलिए ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है कि वर्तमान में जो रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो उसका नाम है अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहां पर सागर परिक्रमा यात्रा के 5वें चरण का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है करंजा महाराष्ट्र में किया गया, जो कहां पर है? तो ये रायगढ़ में है। तो सागर परिक्रमा यात्रा के 5वें चरण का शुभारंभ किया गया है महाराष्ट्र में, किसके द्वारा? तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। इसका उद्देश्य है मछुआरों तथा अन्य लाभार्थियों के मुद्दे को हल करना और उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो ये कांग्रेस के नेता है जिसका नाम है सिद्धारमैया। और सिद्धारमैया जो है ये मुख्यमंत्री 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आप लोग को बता दें कि वर्तमान में जो कर्नाटक के राज्यपाल है वह कौन है? तो वो थावरचंद गहलोत है। इसी के द्वारा सिद्धारमैया को शपथ दिलवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ISO कोपल्को का 44वां बैठक कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ये 44वां ISO कोपल्को जो बैठक हुआ है ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। आप लोग को ये भी बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा 44वां कोपल्को बैठक को आयोजित किया गया था और इसका जो स्थापना हुआ था भारतीय मानक ब्यूरो का वो 1986 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने हरित पतन दिशा निर्देशित 2023 हरित सागर? ये आप लोग याद रखेगा, हरित सागर जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इस सागर से आप लोग याद, जितना सागर वाला ऑब्जेक्ट अगर प्रश्न में सागर मिल जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। तो इसमें क्या है, हरित सागर ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये केंद्रीय पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसको शुरू किया गया है।
तो हरित सागर का संबंध किससे है? तो सर्बानंद सोनोवाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल शिक्षा किसने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान को शुरू किया? तो समर्थ अभियान शुरू किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा। कहाँ पे? तो ये लखनऊ में शुरू किया गया है। और गिरिराज सिंह जो क्या है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका मुख्य बिंदु क्या है? किसका? तो समर्थ अभियान के मुख्य बिंदु क्या है? उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इसे चलाया गया था। और इसको कब चलाया गया? तो इसका शुरुआत जो हुआ था समर्थ अभियान का, ये हुआ था 1 फरवरी 2023 को शुरू हुआ था और ये 15 अगस्त 2023 तक जारी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय जो वर्तमान में कौन है? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत है। इसने जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट जारी की है। और ये कौन सी रिपोर्ट थी? तो ये पहली रिपोर्ट थी। आप लोग याद रखिए कि जल स्रोत का जो गणना रिपोर्ट जारी किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, वह पहली रिपोर्ट थी। इसमें जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन है? तो प्रथम पे कौन है? तो प्रथम पे है पश्चिम बंगाल है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, अतः असम। तो टॉप पे जो राज्य है उसको आप लोग याद रखिएगा, तो पश्चिम बंगाल टॉप पे है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ, जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में पहली बार जल स्रोतों की गणना की है, जिसमें टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है पश्चिम बंगाल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है, जन जैव विविधता रजिस्टर को अद्यतन बनाने और सत्यापन के लिए राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभिलेखागार के ऐतिहासिक दस्तावेजों के 1 करोड़ से अधिक पन्नों वाले एक पोर्टल की शुरुआत हुई है। उस पोर्टल का क्या नाम है? तो उस पोर्टल का नाम है अभिलेख पोर्टल। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीज के उत्पादन की चुनौती से निपटने, गुणवत्तापूर्वक बीज की पहचान करने, बीज प्रमाणीकरण के लिए किस पोर्टल या मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को कब? तो ये 10 अप्रैल 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्योग को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा जो है ये प्राप्त हुआ है भारतीय सौर ऊर्जा निगम कंपनी है, जिसको मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है। और इसका स्थापना हुआ था 20 सितंबर 2011 को, यानी कि 2011 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम को स्थापित किया गया और 2023 में इसको मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हो गया है। और वर्तमान में भारतीय सौर ऊर्जा निगम जो है इसके एमडी कौन है? तो इसके एमडी है सुमन शर्मा। आप लोग को ये भी बता दें कि जो भारत में महारत्न कंपनी की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो महारत्न कंपनी की संख्या 13 है। वही नवरत्न कंपनी की संख्या कितना है? तो नवरत्न कंपनी की संख्या 15 है। और मिनी रत्न कंपनी पहले 73 था, इसमें एक आप लोग और ऐड कर लीजिएगा, और एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 74। तो टोटल मिनी रत्न कंपनी कितना हो गया? तो 74 हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किस मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श के लिए सागरमाला नवाचार एवं स्टार्टअप नीति का प्रारूप जारी किया है? तो देखिए दोस्तों, इसमें भी सागर दिया हुआ है, तो सागरमाला नवाचार है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। और सर्बानंद सोनोवाल कौन सा मंत्री है? तो ये है पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री। इसी के द्वारा
किसका प्रारूप जारी किया गया? तो सागरमाला नवाचार एवं स्टार्टअप नीति के प्रारूप को जारी किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो कौन है वर्तमान में? तो पीयूष गोयल। इसके द्वारा देश की नई विदेश व्यापार नीति 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है किसके द्वारा? तो ये पीयूष गोयल के द्वारा जारी किया गया। क्या? तो नई विदेश व्यापार नीति। और इसका पूछा जा रहा है कि लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य है भारत के निर्यात को 2030 तक $2 ट्रिलियन करना है। यानी का जो भारत का जो निर्यात है उसको वर्ष 2030 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसके द्वारा निर्मित वैदिक हेरिटेज पोर्टल का नाम है वैदिक हेरिटेज पोर्टल एवं वर्चुअल म्यूजियम का नाम है कला वैभव। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है वैदिक हेरिटेज पोर्टल और कला वैभव इसको निर्मित किया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा। और इसका शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया गया है अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है पहला शहरी जलवायु फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला शहरी जलवायु फिल्म समारोह का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला सवाल देखेंगे उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त जो वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार है। कितने नंबर के? तो 25वें नंबर के। एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है। इसके अनुसार अब इन सभी की नियुक्तियां किस समिति के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। तो इसमें एक कंडीशन है जो आप लोग को याद रखना है, यह नियम तब तक लागू रहेगा जब तक संसद इस मुद्दे पर नया कानून नहीं बना लेती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया? तो विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? तो अश्विनी वैष्णव ने किया है। तो ये किस नदी पे किया है? तो ये किया गया है चिनाब नदी पे किया गया। और कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में हाल ही में लिथियम का भंडार मिला है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रेल मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्ति के अनुसार कहाँ पर बन रहे देश के पहले केबल रेल पुल का परीक्षण किया गया? तो हाल ही में ये सवाल जो है पूछा गया था बीपीएससी टीचर के एग्जाम में, गर्ल्स कैंडिडेट वाले शिफ्ट में पूछा गया था देश के पहले केबल रेल पुल का सफल परीक्षण किया गया है कहाँ पर? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। किस नदी पर? तो ये अंजी नदी पर किया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की डीकन यूनिवर्सिटी। ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डीकन यूनिवर्सिटी। इसने भारत के किस राज्य में अपना अंतर्राष्ट्रीय ब्रांच कैंपस खोला है? तो ये भारत के गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना एक ब्रांच खोला है। तो आप लोग को याद रखना है कि डीकन यूनिवर्सिटी कहाँ का है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है और भारत में इसने अपना अंतर्राष्ट्रीय ब्रांच कैंपस खोला है गुजरात के गिफ्ट सिटी में। आप लोग को बता दें कि एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला डीकन यूनिवर्सिटी जो है यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है मथुआ धर्म महामेला। मथुआ धर्म महामेला जो है यह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये
पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। ये जो है इस मेले का आयोजन श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर जी की 212वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। कौन सा मेला? तो मतुआ धर्म महामेला। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से भारत एवं बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का वर्चुअल मोड में क्या किया है? तो ये उद्घाटन किया है। इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो इस पाइपलाइन के आधारशिला रखा गया था वर्ष 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय जो कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। इसने आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 जारी किया गया। इसके अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान देश में दूध का उत्पादन कुल कितना मिलियन टन रहा? तो देश में जो दूध का उत्पादन रहा है 221.06 मिलियन टन। अब इससे रिलेटेड कुछ अन्य तथ्यों पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो है इसके दौरान 21-22 के दौरान देश में दूध उत्पादन में 5.2 वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य पे कौन है? तो दुग्ध उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वो राजस्थान है। सेकंड पे उत्तर प्रदेश है। थर्ड पे मध्य प्रदेश, फोर्थ पे गुजरात और आंध्र प्रदेश फिफ्थ पे। तो आप लोग को याद रखना है राजस्थान पहला वाला। तो दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अंडा उत्पादन में शीर्ष पे कौन है? तो अंडा उत्पादन में प्रथम राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। तो आप लोग याद रखेंगे औ से अंडा और औ से आंध्र प्रदेश। औ से अंडा हो जाएगा, औ से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मांस उत्पादन। तो मांस उत्पादन में जो प्रथम राज्य है तो उसमें है महाराष्ट्र। आप लोग इसे भी ट्रिक से याद रखेंगे। मौ से मांस उत्पादन और मौ से महाराष्ट्र। मौ से महाराष्ट्र। अंडा में कौन था? तो अंडा में आंध्र प्रदेश। दूध में कौन था? तो दूध में था राजस्थान। नेक्स्ट देखेंगे ऊन उत्पादन में प्रथम पे कौन है? तो ऊन उत्पादन में भी प्रथम पे राजस्थान है। तो इस तरीके से 4 गो था। 4 गो में पहला था दूध में था राजस्थान, ऊन में भी राजस्थान, अंडा में आंध्र प्रदेश और मांस में हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे किस मंत्रालय ने हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये विद्युत मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल को लॉन्च किया गया है विद्युत मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 10 से 11 फरवरी 2023 के मध्य अपनेक्स्ट इंडिया 2023 के पहला संस्करण था और इसको आयोजित किया गया था गुरुग्राम हरियाणा में। तो अपनेक्स्ट इंडिया 2023 का जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था ये गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया गया था। और हरियाणा का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 1966 में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 27 से 31 जनवरी 2023 के मध्य संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO फिल्म महोत्सव, SCO का जो फिल्म महोत्सव हुआ है यह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। आप लोग इसी के साथ एक और याद रखेंगे, ये तो है SCO फिल्म महोत्सव, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इसके अतिरिक्त एक हुआ था G20 फिल्म महोत्सव। तो G20 फिल्म महोत्सव जो हुआ है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। SCO फिल्म महोत्सव हो जाएगा तो मुंबई हो जाएगा और G20 फिल्म महोत्सव हो जाएगा तो ये नई दिल्ली हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। नेक्स्ट है आप लोग को बता दें कि ये जो है SCO भारत जो है इस वर्ष G20 और SCO दोनों
जो बहुत बड़ा संस्था है विश्व का, उसका अध्यक्षता भारत कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे मिलेट्स एवं जैविक उत्पादों पर, मिलेट्स एवं जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं व्यापार मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुरूप 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसलिए क्या है 2023 जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है चेरचेरा महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया और छत्तीसगढ़ जो भारत का 26वें नंबर का राज्य है। नेक्स्ट देखेंगे किस मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया? तो प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, यानी कि प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा। इसका उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों एवं कार्यों को आमंत्रित करना। नेक्स्ट देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, किसके द्वारा विकसित स्वस्थ गर्भ ऐप को लॉन्च किया गया? तो स्वस्थ गर्भ ऐप को लॉन्च किया गया है IIT रुड़की के द्वारा और एम्स नई दिल्ली के द्वारा, दोनों ने मिलकर स्वस्थ गर्भ ऐप को विकसित किया है। अब देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है स्वस्थ गर्भ ऐप का। ये जो है महिलाओं के गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सुविधा के लिए पहला ऐप है जो डॉक्टर की सलाह तक तुरंत पहुंच प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को समय पर प्रसव पूर्व देखभाल सुविधा को सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 को किस मंत्रालय द्वारा दो प्रमुख पहल सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन इसको लॉन्च किया गया? तो ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसको? तो ये दो पहल है, सिटी फाइनेंस रैंकिंग और सिटी ब्यूटी कंपटीशन। इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 5 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने बांस क्षेत्र के विकास, तो बांस शब्द सुनने से पता क्या चलता है, ये किसान इसका आंसर होगा। तो बांस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा बांस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए अध्यक्षता में सलाहकार समूह को गठित किया गया है। और इसका जो ये क्या है, तो ये एक प्रकार का केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें पुनः राष्ट्रीय बांस मिशन को वर्ष 2018-19 के दौरान शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय बांस मिशन जो है इसको वर्ष 2018-19 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के मध्य घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने हेतु पहला, कितने नंबर का? तो पहला सिलचर सिलहट महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया सिलचर उड़ीसा में। तो सिलचर सिलहट महोत्सव जो मनाया गया ये असम में मनाया, कहाँ मनाया गया? असम में मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? तो ये इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की स्वतंत्रता की 75 वर्ष एवं पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया। तो भारत की आज़ादी का 75 वर्ष और बांग्लादेश की आज़ादी का 50 वर्ष के उपलक्ष्य में सिलचर सिलहट महोत्सव का आयोजन असम के सिलचर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 की ओवरऑल रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किन शहरों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो ये लखनऊ को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अन्य दो शहर हैं जो 2 नंबर पे कौन है? तो प्रयागराज है और 3 पे वाराणसी है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग,
भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा जारी एक विशेष बुलेटिन के अनुसार मातृ मृत्यु दर वर्ष 2018-20 में कितने प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है? तो ये हो गया है 97 प्रति लाख जीवित जन्म, जबकि 2014-16 में मातृ मृत्यु दर जो था 130 प्रति लाख जीवित जन्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया? तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का संबंध है बेंगलुरु के संस्थापक से संबंधित है, और तो ये स्थापित किया गया बेंगलुरु कर्नाटक में, और ये संबंधित है किस व्यक्ति से? तो ये संबंधित है बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा से संबंधित है, और इसी के याद में इस प्रतिमा को बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 108 फीट इसकी ऊंचाई है। तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का संबंध हो जाएगा कर्नाटक के संस्थापक यानी कि बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा से, और प्रतिमा की ऊंचाई पूछा जाएगा तो 108 फीट ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तोखु इमोंग महोत्सव। तो तोखु इमोंग महोत्सव मनाया गया है नागालैंड में, इसका आयोजन किया गया है, और ये जो महोत्सव है ये मनाया जाता है लोथा जनजाति का ये फसल उत्सव है। तो लोथा जनजाति का संबंध हो जाएगा नागालैंड से, और इसके द्वारा मनाया जाता है तोखु इमोंग महोत्सव। नेक्स्ट देखेंगे किस संस्था द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण यानी कि डिजिटल शक्ति 4.0 का शुभारंभ किया गया है? तो डिजिटल शक्ति 4.0 का शुभारंभ किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा के द्वारा, और प्रथम जो अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की वह थी जयंती पटनायक। नेक्स्ट इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल शक्ति 4.0 इसका उद्देश्य है कि साइबर क्षेत्र में महिला और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त कुशल बनाने पर एक अखिल भारतीय परियोजना है, जिसका शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत हुआ था वर्ष 2018 में। तो पूछा जाएगा कि डिजिटल शक्ति 4.0 जो है इसका शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो ये 2018 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 का आयोजन जो है ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, और इस मेले का थीम क्या था? तो इसका थीम था वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। तो ये आप लोग याद रखेंगे। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, और इसका उद्देश्य था यानी कि थीम था वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। अब बात करेंगे इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर। तो बिहार इसमें, झारखंड, महाराष्ट्र जो था ये 3 राज्य किसमें था? तो ये भागीदार राज्य था। तो भागीदार राज्य में 3 राज्य बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। जबकि फोकस राज्य की बात करेंगे तो फोकस राज्य में 2 राज्य था, उत्तर प्रदेश और केरल। नेक्स्ट देखेंगे इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लेह लद्दाख जो है इस वर्ष पहली बार भाग लिया है। तो लेह लद्दाख इसमें क्या हुआ है? पहली बार हिस्सा लिया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2022 के मध्य भारतीय जनसंपर्क परिषद द्वारा 16वें वैश्विक संचार सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2022 को किसने ई कुंभ पोर्टल जो है ये जो है एक से अधिक भारतीय भाषाओं का एक प्रकार का ज्ञान का प्रसार पोर्टल है, और इसको किसने शुरू किया है? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया। क्या? तो ई कुंभ पोर्टल, और ये क्या है? तो एक से अधिक भारतीय भाषाओं में ज्ञान प्रसार का पोर्टल है। अब हम लोग बात करेंगे ई कुंभ पोर्टल के बारे में। ये जो पोर्टल है ये 10 भारतीय भाषाओं में विभिन्न विषयों की डिजिटल पुस्तक उपलब्ध कराएगा।
तो कितनी भारतीय भाषाओं में हो जाएगा? तो 10 भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तक को ये उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2022 जो है ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है। तो इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम है, जिसको इंग्लिश में इसका थीम है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। टीचर के एग्जाम में ये पूछा गया था कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का संबंध किस संस्था से है? तो इसका आंसर क्या था? तो इसका आंसर था G20। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें पॉइंट जो है भारत ने 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो G20 का अध्यक्षता भारत कब ग्रहण किया? तो 1 दिसंबर 2022 को, और भारत के पास ये अध्यक्षता रहेगा 30 नवंबर 2023 तक। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2022 के लिए भारत के सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार संपूर्ण देश के लिए कुल वार्षिक भूमि की जल रिचार्ज कितने घन मीटर है? तो ये हो जाएगा कितने अरब घन मीटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 437 अरब घन मीटर। कितना हो जाएगा? 437.60 अरब घन मीटर। अगला सवाल है, 4 से 6 नवंबर 2022 के मध्य 15वां कितने नंबर का? तो 15वां संस्करण था शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 कहाँ आयोजित हुआ थी? कोच्चि केरल में आयोजित हुआ है। अब पहली वाटर मेट्रो कहाँ चलाया गया? तो पहली वाटर मेट्रो भी कोचिंग में चलाया गया है। और 15वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 भी आयोजित किया गया कोच्चि केरल में। इसका जो थीम रखा गया था आज़ादी @75 सतत आत्मनिर्भर गतिशीलता। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक पर एक रिपोर्ट जारी किया है। इसमें कुल कितने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को स्तर 2 हासिल हुआ है? तो इसमें टोटल कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं? तो ये 7 है। इन 7 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में कौन कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है केरल के बाद पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ये 7 जो है स्तर 2 में शामिल किया गया है। जबकि स्तर 1 की बात करेंगे तो इसमें न तो एक भी राज्य नहीं है और न ही केंद्रशासित प्रदेश है, मतलब इसमें राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या क्या है? तो 0 है। नेक्स्ट देखेंगे, नवंबर 2022 के मध्य 12वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट, यानी कि जो रिपोर्ट है 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। कौन सी? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया, जिसका क्या नाम है? इंडिया केम 2022। तो इंडिया केम 2022 जो प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित होता है, इसका आयोजन किया गया था प्रगति मैदान नई दिल्ली में। इसका जो थीम रखा गया था विजन 2030, रसायन और पेट्रो रसायन से भारत निर्माण। तो इंडिया केम 2022 जिसको आयोजित किया गया था प्रगति मैदान नई दिल्ली में, और इसका थीम था विजन 2030, रसायन और पेट्रो रसायन से भारत निर्माण। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 1 से 3 नवंबर 2022 के मध्य सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया था। सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन
एशिया प्रशांत सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया था। इसका विषय था थिंक ग्लोबल कोलेबोरेट रीजनल कम्प्लीस लोकल। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है 7वें भारत जल सप्ताह जिसका आयोजन किया गया 1 से 5 नवंबर। तो 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन 1 से 5 नवंबर किया गया। कब? तो 2022 में। इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था भारत सतत और समानता के लिए जल सुरक्षा। भारत सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। तो आप लोग याद रखेंगे 7वां भारत जल सप्ताह का आयोजन 1 से लेकर 5 नवंबर तक किया गया, जिसका मुख्य विषय था सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। अब देखेंगे इसका मुख्य बिंदु। यह कार्यक्रम इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। तो 7वां भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं संयुक्त राष्ट्र सचिव जो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। इसने संयुक्त रूप से कहाँ पर मिशन लाइफ का शुरुआत किया? तो मिशन लाइफ का शुरुआत किया गया गुजरात में केवड़िया के एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी में किया गया है। तो मिशन लाइफ का संबंध हो जाएगा गुजरात राज्य के केवड़िया के एकता नगर से, और ये पूछा जाए किस में किया गया? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी में किया गया है। अब ये बता दें आप लोग कि जिसका जो अवधारणा है, इसका अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP 26 में इसको पेश किया गया था। किसको? तो ये मिशन लाइफ को। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है 18 से 22 अक्टूबर 2022 के मध्य एशिया का सबसे बड़ा रक्षा प्रदर्शनी 12वां डेफ एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? ये गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किया गया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको उद्घाटित किया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस, यानी कि दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो इसको आयोजित किया गया है कहाँ पे? तो हैदराबाद में आयोजित किया गया है। कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अग्निपथ योजना से संबंधित महत्व बिंदु को देखेंगे। अग्निपथ योजना के तहत कुल वार्षिक पैकेज कितना है? तो इसमें वार्षिक पैकेज की बात करेंगे तो प्रथम वर्ष का पैकेज किसका? तो आप लोग याद रखेंगे ये क्या है? तो ये अग्निपथ योजना है। इसमें अगर बात करेंगे वार्षिक पैकेज का तो ये प्रथम वर्ष का जो पैकेज होता है वह लगभग 4.76 लाख रुपये है और चौथे वर्ष में लगभग 6.92 लाख करोड़ तक इसके में बढ़ोतरी होगी। तो प्रथम वर्ष का पैकेज हो जाएगा अप्रॉक्स 4.76 लाख रुपए, सॉरी दोस्तों करोड़ नहीं होगा, लाख रुपए हो जाएगा। उसके बाद इसमें पात्रता की बात करेंगे तो आवेदकों के लिए आयु सीमा जो है वह 17.5 से लेकर 21 वर्ष तक, 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक। अगला पॉइंट देखेंगे इसमें सेवानिधि। प्रत्येक अग्निवीरों को अपने मासिक वेतन का 30% का योगदान देना होगा। मासिक वेतन का कितना योगदान देना पड़ेगा? तो 30% योगदान देना पड़ेगा। सरकार द्वारा समान राशि का योगदान दिया जाएगा और 4 वर्ष के बाद कितना? तो 4 वर्ष के बाद लगभग 11.71 लाख यानी कि 11.71 लाख रुपये की राशि मिलेगी जो आयकर मुक्त होगी यानी कि टैक्स फ्री होगी। अगला पॉइंट है
मृत्यु पर मुआवजा, जो अग्निवीर में शामिल होंगे सैनिक, उसमें मृत्यु पर क्या मुआवजा मिलेगा, तो वो है 48 लाख रुपये का, 48 लाख रुपये का गैर अंशदानी जीवन बीमा कवर मिलेगा। जीवन बीमा कवर मिलेगा अंशदान का, गैर अंशदान का, तो 48 लाख करोड़ रुपये, 48 लाख रुपये। सेवा के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है, अगर अग्निपथ वीर की मृत्यु सेवा के दौरान होने पर 44 लाख रुपये की अतिरिक्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट है अपंगता की स्थिति में मुआवजा। अपंगता की स्थिति में मुआवजा कितना दिया जाएगा, तो चिकित्सा अधिकारों द्वारा दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। दिव्यांगता के लिए क्रमशः 44, 25 और 44 लाख या 25 लाख या 15 लाख रुपये 50%, ठीक है। 44 लाख रुपये पर 50%, 25 लाख रुपये पर 75% और 15 लाख रुपये पर 100% की एक मुश्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। तो ये था अग्निपथ योजना जिसके प्रमुख बिंदु है। अगला सवाल देखेंगे, 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा की है। इसमें किस शहर को लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर और देश का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर और देश का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया, तो वो शहर है जिसका नाम है इंदौर। इंदौर को भारत को लगातार 6ठी बार स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है और ये देश का पहला ऐसा शहर है जो 7 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। अब देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण, ये जो है ये जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया। कौन सा? इंदौर को, मतलब ये जो अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर 10 लाख से अधिक की आबादी है तो इसमें शीर्ष स्वच्छ कौन कौन होगा, मतलब टॉप 5 में कौन होगा। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कौन है, तो इंदौर 1 नंबर पे है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर स्वच्छता शहर की बात करेंगे 10 लाख से अधिक की आबादी पर, तो टॉप पे कौन हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। 2 पे सूरत हो जाएगा, उसके बाद 3 पे हो जाएगा नवी मुंबई, 4 पे विशाखापट्टनम और 5 पे विजयवाड़ा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग स्थानीय। अगला है शीर्ष स्थान प्राप्त 5 राज्य किसमें, तो ये हो जाएगा 100 स्थानीय निकायों में। तो इसमें हो जाएगा 100 स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी में। तो इसमें टॉप पर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसमें भी आप लोग याद रखेंगे टॉप पर मध्य प्रदेश। उसके बाद बात करेंगे गंगा स्वच्छता की बात करेंगे तो गंगा नगरों के रैंकिंग में, गंगा नगरों के रैंकिंग यानी कि जो गंगा के किनारे जो शहर बसा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा नगरों में शीर्ष 5 नगर में पहला स्थान पे कौन है, तो पहला स्थान पे है हरिद्वार। दूसरा पे कौन है, तो दूसरा पे वाराणसी। तीसरा पे ऋषिकेश है और चौथा पे प्रयागराज है और 5वां पे मुंगेर है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो गंगा किनारे बसे हुए उसमें स्वच्छता में सबसे स्वच्छ कौन है, तो ये हरिद्वार को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे सितंबर 2022 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 जारी किया। इसमें कुल प्रजनन दर क्या है, तो इसमें कुल प्रजनन दर है 2%। नेक्स्ट देखेंगे 17 सितंबर 2022 को किसने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया है, तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का जो शुभारंभ किया गया ये किया गया भारतीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे, राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये लोथल गुजरात में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, और ये परियोजना जो है इसका पहला चरण जो है मार्च 2024 तक पूरा होने की संभावना बताई गई है। अगला सवाल है, 9 सितंबर 2022 को किसने प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान का जो शुरुआत किया गया है ये वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य की बात करेंगे, वर्ष 2025 तक देश से तपेदिक यानी कि टीबी को समाप्त कर दिया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने निक्षय यानी कि निक्षय 2.0 मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगला सवाल देखेंगे, किसने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसी में बात करेंगे तो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के एक प्रस्ताव को पारित किया, जिसमें राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये कर्तव्य पथ। अब कर्तव्य पथ किसका नाम बदला गया है? तो ये राजपथ जो पहले हुआ करता था वर्तमान में उसका नाम है कर्तव्य पथ। अगला है, प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया है इंडिया गेट पे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर यूएस स्टार्टअप सेतु यानी कि यूएस स्टार्टअप सेतु जो है इसका शुभारंभ, सेतु कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो ये पीयूष गोयल के द्वारा सेतु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया? तो इस सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसको शुरू किया गया है। सेतु जो है भारत स्टार्टअप को यूएस के निवेशकों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के अग्रणी लोगों से जोड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, 28 अगस्त, ये जो सवाल है ये हाल ही में दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था, वन दरोगा वाले एग्जाम में पूछा गया था। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन ने अपने सफल कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो ये अपने 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आप लोग को बता दें कि ये जो योजना है इसका शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को किया गया था। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसमें कुल कितने खाते खुल चुके हैं। तो 10 अगस्त 2022 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें खातों की संख्या हो गई है 46.26 करोड़। तो आप लोग याद रखेंगे कि वर्तमान में जो अपडेटेड है 10 अगस्त 2022 तक जो क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें खातों की संख्या है 46.26 करोड़। अगला हम बात करेंगे कि वित्त मंत्रालय के अनुसार इसमें 56% जनधन खाता धारक कौन है? तो ये महिला है। तो महिला खाता धारक इसमें कितना प्रतिशत है? तो 56% है। 67% यानी कि 67% जनधन खाते ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्र के शामिल है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो शुरुआत हुआ था, इसका शुरुआत हुआ था 28 अगस्त 2014 को इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किस मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीज़ा की एक नई श्रेणी बनाए जाने की अधिसूचना को जारी किया थी? गृह मंत्रालय के द्वारा जो क्या किया गया, आयुष वीज़ा की एक नई श्रेणी बनाए जाने की सूचना जारी की है। तो आयुष वीज़ा क्या होगा? तो ये होगा विदेशी नागरिकों के लिए इसको जारी किया जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे एशिया का पहला वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? ये खजुराहो में स्थापित किया गया है। और ये बता दूँ ये खजुराहो कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में ही खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है। और ये मध्य प्रदेश में जो खजुराहो महोत्सव मनाया गया इसका कौन सा संस्करण था? इसका 49वां संस्करण था। नेक्स्ट देखेंगे अगस्त 2023 में 2023 का अगस्त का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो सवाल है कि अगस्त 2023 में किसने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित ई पोर्टल जिसका नाम है भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश कपड़ा और शिल्प का भंडार, इसका शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे योजना है मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, ये किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है एशिया ट्रांजिशन स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है पीएफसी, या इसका फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह एशिया ट्रांजिशन स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अब हम बात करेंगे पीएफसी जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका स्थापना हुआ था कब? तो 1986 में इसका स्थापना हुआ था। ये जो है पीएफसी एक प्रकार का ये है पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका स्थापना हो गया 1986 में। और ये क्या है? ये महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी का जो दर्जा मिला है इसको पीएफसी को, ये अक्टूबर 2021 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो गया था। और ये जो है ये किसके नियंत्रण में है? तो ये प्रशासनिक नियंत्रण जो है ये विद्युत मंत्रालय के अधीन आता है। कौन? तो पीएफसी। और महारत्न कंपनी की संख्या वर्तमान में कितना है? तो 13 है। नवरत्न कंपनी की संख्या 15 है। और मिनी रत्न कंपनी की संख्या कितना है? तो ये 74 है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है अक्षर रिवर क्रूज। अक्षर रिवर क्रूज जो हाल ही में चर्चा में रहा था, इनमें कौन सा कथन सही है? तो ये सभी कथन सही है। तो पहला है गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ से? तो साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज का मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू किया गया। तो अक्षर रिवर क्रूज को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये अमित शाह के द्वारा इसको शुरू किया गया। कहाँ से? तो साबरमती रिवर फ्रंट पर इसको शुरू किया गया। अगला है यह क्या है? तो यह क्रूज क्या है? तो एक फ्लोटिंग रेस्तरां है। नेक्स्ट पॉइंट है यह क्रूज अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको विकसित किया गया है। इसका जो है अक्षर रिवर क्रूज का जो रूट है जिसका उद्घाटन कौन किए? तो अमित शाह के द्वारा किया गया साबरमती से। और इसके अंतर्गत इसका जो रूट होगा अटल ब्रिज होगा, उसके बाद नेहरू ब्रिज, गांधी ब्रिज और दधित ब्रिज, ये सब जो है रिवर फ्रंट बायोडाइवर्सिटी पार्क है और यहाँ से ये गुजरेगा। नेक्स्ट है अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे, किसकी लंबाई की? तो अक्षर रिवर क्रूज जो है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 30 मीटर और इसका क्षमता है, यात्री क्षमता कितना है? तो 165 है। तो लंबाई की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 30 मीटर और यात्री क्षमता कितना हो जाएगा? तो 165। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 15 जून 2023 को चक्रवात आया था एक, जिसका नाम था बिपरजॉय और ये दरोगा के एग्जाम में हाल ही में पूछा गया था। बिपरजॉय गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों से लैंडफॉल किया, मतलब टकराया था। इस चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका नामकरण किया गया है
बांग्लादेश के द्वारा। आप लोग ऐसे याद रखेंगे, बी से बिपरजॉय हो जाएगा चक्रवात, और ये इसका नामकरण कौन किया? तो ब से बांग्लादेश और ब से बिपरजॉय। अब बात करेंगे बिपर चक्रवात जो है इसके बारे में। बिपर चक्रवात के कुछ अन्य तथ्य। ये जो चक्रवात आया था ये कहाँ आया था? तो ये अरब सागर के ऊपर बना हुआ था। अरब सागर में आया था कौन सा चक्रवात? तो बिपरजॉय चक्रवात। अब बात करेंगे यह किसको प्रभावित किया? तो ये सर्वाधिक प्रभावित किया है गुजरात एवं राजस्थान राज्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। उसके बाद बात करेंगे सर्वाधिक नुकसान ये जो किसको पहुंचाया है? तो गुजरात के कच्छ में द्वारका में हुआ है। तो गुजरात के कच्छ और द्वारका में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन प्रभावित कौन हुआ है? तो गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट है चक्रवात से जखाऊ बंदरगाह प्रभावित हुआ है। तो जखाऊ बंदरगाह प्रभावित हुआ है, तो इस दृष्टि से जखाऊ बंदरगाह जो चर्चा में रहा था, तो जखाऊ बंदरगाह का संबंध कहाँ से? तो ये इसका संबंध गुजरात से है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इसको कौन प्रभावित किया था? तो बिपरजॉय चक्रवात, जिसका नामकरण किया गया बांग्लादेश के द्वारा। और ये जो प्रभावित किया था किसको? गुजरात और राजस्थान को। नेक्स्ट देखेंगे जुलाई 2023 में भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रणोदन तकनीकी कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रणोदन तकनीकी कार्यशाला का उद्घाटन या आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब बात करेंगे पाँचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पाँचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, सबसे पहले बात करेंगे यह किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है सूचकांक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा इसको जारी किया गया है। यह सूचकांक कौन तैयार करता है? तो ये जो सूचकांक है ये तैयार किया जाता है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई के द्वारा। अब बात करेंगे इस सूचकांक में कौन कौन राज्य टॉप में रहा था। अगर सूचकांक की बात करते हैं तो बड़े राज्यों में बात करेंगे तो टॉप पे कौन रहा? तो बड़े राज्यों में टॉप पे रहा केरल। तो बड़े राज्य में आप लोग याद रखेंगे टॉप पे केरल रहा। उसके बाद छोटे राज्य में बात करेंगे टॉप पे रहा गोवा। देन बात करेंगे हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पे कौन रहा? तो शीर्ष पे रहा जम्मू कश्मीर। तो आप लोग तीनों याद रखेंगे। पाँचवा क्या था? पाँचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसमें बड़े राज्यों में कौन? तो केरल। छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में कौन रहा? तो जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट बात करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन है जून 2023 में रंगभेद के विरुद्ध महात्मा गांधी के सत्याग्रह की 130वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा पोत, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज़ था जो दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रहा? तो उस नौसेना जहाज़ का क्या नाम था? तो INS त्रिशूल। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। ये गांधी जी के जीवन से संबंधित है और गांधी जी के जो सत्याग्रह जो था वहाँ सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। उसका 130 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। उसी के वर्षगांठ में भारतीय नौसेना का कौन सा पोत गया था दक्षिण अफ्रीका? तो INS त्रिशूल गया था। नेक्स्ट देखेंगे G20 रोजगार समूह की, G20 रोजगार कार्य समूह का जो तीसरा बैठक है वह कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में यह संपन्न हुआ है। तो ये था दोस्तों वर्ष 2022 और 2023 के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। इसमें हम एक वर्ष का करेंट अफेयर लिए हैं क्योंकि जो 2023 में जितने भी पेपर होंगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में 30 सितंबर को BPSC 69 का पेपर होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।